देखिए क्वेश्चन है A:B = 2:3 दिया है और B:C = दिया है 4:1। अपन को फाइंड क्या करना है, अपन को ज्ञात करना है A:B:C = क्या होगा। तो हम कैसे सवाल को करते थे, A:B दिया है 2:3 और B:C दिया है 4:1, तो हमें B को इक्वल करना रहता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी 4 का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे भी 4 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई किया। तो आप कहोगे सर ये 8 आ गया, ये 12 आ गया, ये 3 आ गया। एक मेथड तो ये हो गया सॉल्व करने का। दूसरा मेथड इसी पे क्या है, आप और जल्दी सॉल्व कैसे करो, इनटू नहीं करना आपको, तो A:B:C है आपके पास। यहाँ पे क्या था, 2:3 था और ये था 4:1। तो जिसके बगल में देखिए, यहाँ आप कहोगे यहाँ 4 के बगल में जगह खाली है ना, तो अगर 4 के जगह बगल में यहाँ जगह खाली तो यहाँ 4 लिख लो, यहाँ 3 के बगल में है तो यहाँ 3 लिख लो और इनटू कर दो तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 3 1 जा 3। तो देखिए दोनों का सेम ही आंसर आता है। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A:B:C:D। तो A:B दिया है 2:3, B:C दिया है 4:1 और C:D दिया है 5:2। अब आपको इसको सॉल्व करना है, A:B:C:D क्या होगा। तो एक स्टेप तो आपको पता है कि वही नंबर को हम कॉमन कर लें, वही नंबर को, मतलब हम यहाँ पे B को कॉमन कर लें, यहाँ C को कॉमन कर लें। एक स्टेप तो ये हो गया। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि जिसके बगल में जगह खाली है वही नंबर आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ 3 के बगल में जगह खाली है ना, तो यहाँ आप लिखो 3 और 3। यहाँ 1 के बगल में खाली है तो यहाँ पे लिखा आपने 1। यहाँ 4 के बगल में खाली है तो आपने लिखा 4। यहाँ 5 के बगल में खाली है तो आपने लिखा 5। और क्या करो, सभी का मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। यहाँ कितना आएगा देखिएगा, 5 चौक 20 और 20 तेई 60। यहाँ कितना आएगा देखिएगा 15। यहाँ कितना आएगा 6। ठीक है ना। अगर ये और सिंपलेस्ट फॉर्म में जा रहा है तो इसको डिवाइड करते हैं, देखिएगा ये और छोटा होगा किसी नंबर से क्या, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। मतलब आपको इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ही लिखना है। क्लियर है बात। अब देखिए एक एग्जाम का पूछा हुआ सवाल मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, इसको आप सॉल्व करके बताइएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे सभी, ठीक है ना। क्वेश्चन है A:B = दिया है, लिखेगा सभी, A:B = दिया है 1:2 और 1:3। फिर आपको दिया है B:C दिया है 1/5:1/3। ठीक है ना। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है देन A+B रेशियो B:C इक्वल टू, पूछ रहा है A:B दिया है 1/2 रेशियो 1/3 और B:C दिया है 1/5 रेशियो 1/D। तो आपको निकालना है A+B रेशियो B+C क्या होगा। ठीक है ना। A+B को जोड़ना है और B+C को जोड़ के उसको रेशियो फॉर्म में बताना है। चलिए बताइए आंसर। देखिएगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हमको A+B+C ही फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिएगा हमको सबसे पहले क्या निकालना है, ABC। हमने अगर ABC निकाल लिया तभी तो हम A+B और B+C को जोड़ के उसका रेशियो बता पाएंगे। तो देखिएगा हमको सबसे पहले ABC की वैल्यू पता करना है। तो देखिएगा यहाँ पे A की वैल्यू दी है 1/2 और B की वैल्यू कितनी दी है 1/3 दी है। सबसे पहले हमको A और B का नंबर में इंटीजर निकालना पड़ेगा, उसका पूर्णांक। ठीक है ना, आप जानते हैं ये फ्रैक्शन में है। देखिएगा कंसेप्ट क्या कहता है, हमको A की वैल्यू पता है और B की। A की वैल्यू कितनी है तो आप कहोगे सर A की वैल्यू है 1/2 और B की वैल्यू कितनी है 1/3। तो आप क्या करो कि ये जो डिनोमिनेटर होता है, ये जो डिनोमिनेटर है 2 और 3, इनका क्या ले लो आप एलसीएम। तो
2 और 3 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 6 आ जाएगा, ठीक है ना, लघुत्तम समावर्तक। तो ये जो 6 आया तो इसको फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, और इसको सेकंड नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई करो, तो आप कहोगे सर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 3। उसी तरह बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो आप कहोगे सर यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई 3 और बी की वैल्यू कितनी आ गई 2। इसी तरह से आपको बी रेशियो सी का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो जब आप बी रेशियो सी की वैल्यू निकालोगे, देखो तो क्या आ जाएगा, बी रेशियो सी क्या दिया है, तो आप कहोगे सर 1/5 रेशियो 1/3 दिया है। देखो फिर से वही आप इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 15, तो यहाँ पे लिख लो 15 और यहाँ पे भी लिख लो 15, तो ये 5 तिहाई 15 और इतना, तो ये कितना आ जाएगा 3/5। तो यहाँ पे बी रेशियो सी आ गया 3/5। देखिएगा एक तरीका और है सिंपल सा कि आप इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर लो तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को जैसे इस 3 का मल्टीप्लाई सीधा बी के साथ कर लो और इस 5 का मल्टीप्लाई सी के साथ कर लो, तो 5 की वैल्यू सी और बी की वैल्यू 3, इससे भी आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है ना। बट ये कंसेप्ट है उसका। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, तो मैंने बताया 3 के बगल में जगह खाली है तो आप यहाँ लिख लो 3, और यहाँ 2 के बगल में जगह खाली है तो आप 2 ही लिख लो, तो कितना जाएगा देखिए 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10। तो देखिएगा हमसे क्वेश्चन ने पूछा है a प्लस बी, तो a प्लस बी कितना है, 9 और 6 आप जोड़ोगे कितना हो जाएगा, तो 9 और 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे सर आएगा 15 रेशियो बी प्लस सी, तो 10 और 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 16। तो आपका आंसर हो जाएगा 15:16, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है बात, चलिए ठीक है। एक नेक्स्ट सवाल लिखिएगा, ठीक है। तो अब हम इसमें वर्ड प्रॉब्लम पे चलते हैं, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम से कैसे क्वेश्चन बनाएगा, तो सभी लोग क्वेश्चन नोट करिएगा। ₹5600 को ए बी सी और डी में, ₹5600 को ए बी सी और डी में इस तरह विभाजित करते हैं कि ₹5600 को ए बी सी और डी में इस तरह विभाजित करते हैं कि ए रेशियो बी इक्वल टू है 1:2, ए अनुपाते बी बराबर 1:2 है, ठीक है ना। बी रेशियो सी दिया है 3:1 और सी रेशियो डी 2:3, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है ए प्लस बी का हिस्सा ज्ञात करें, ए प्लस बी का हिस्सा ज्ञात करें, ए प्लस बी का हिस्सा ज्ञात करें, ए प्लस बी का हिस्सा ज्ञात करें। चलिए देखिएगा कैसे करेंगे सवाल को। कह रहा है इस ₹5600 को इस तरह विभाजित किया गया है कि ए अनुपाते बी का हिस्सा है 1:2, बी अनुपाते सी का हिस्सा है 3:1 और सी अनुपाते डी का हिस्सा है 2:3। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए प्लस बी का हिस्सा ज्ञात करें, ए प्लस बी का हिस्सा ज्ञात करें। तो चलिए ज्ञात करके बताइए हिस्सा कैसे करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहला आपका काम यहाँ पे ये होना चाहिए कि आपको ए बी सी और डी की अलग अलग वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। देखिएगा सबसे पहला हम लिख लेते हैं, ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया, ये डी आ गया। तो देखिएगा क्वेश्चन ने A/B कितना दिया है, तो आप कहोगे सर 1:2, B/C कितना दिया है, तो आप कहोगे सर 3:1 और C/D कितना दिया है, तो 2:3। तो हमको यहाँ से ABCD का अलग अलग मान मालूम चल जाएगा, हमको यहाँ से ABCD का अलग अलग वैल्यू पता चलेगा। देखिएगा तो मैंने क्या बताया, जिसके बगल में जगह खाली ना तो वही नंबर लिखना। देखो यहाँ 3 के बगल में जगह खाली है तो हमने यहाँ 3 लिख लिया, यहाँ 2 के बगल में जगह खाली है ना, देखिएगा यहाँ पे भी 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए 1 के बगल में जगह खाली है तो हमने 1 लिख लिया, यहाँ 2 के बगल में जगह खाली है तो हमने यहाँ भी 2 लिखा और यहाँ भी 2 लिखा, ठीक है। फिर करना क्या है, इनका मल्टीप्लाई। तो देखिएगा
3 एकम में 3, 3 दूनी 6। यहाँ देखिए 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और कितना आ गया 3 दूनी 6। देखिए किसी नंबर से कटेगा तो आप कहोगे बिल्कुल कटेगा सर, 2 से ही कट जाएगा। 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। इनको ऐड करने में कितना आ रहा है? तो देखिए 6, 6 2 8 और 8 6 14। तो इन सभी को हमने जोड़ा तो कितना आया? 14 आया। अब इस बात को समझिएगा, यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि ए को मिला 3 रुपए, बी को मिला 6 रुपया, सी को मिला 2 रुपए और डी को मिला 3 रुपए। तो इन सभी के जब इनको जितने रुपए मिले इन सभी को हमने जोड़ दिया तो कितना आया? 14 रुपए आ गया। लेकिन क्वेश्चन कहता है इनको जोड़ने में कितने रुपए हमने बांटे थे? 5600 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि इसी 14 इकाई का मान 5600 है तो एक इकाई का मान कितना? 14 इकाई का मान 5600 तो एक इकाई का मान कितना? तो देखिएगा आप 14 इकाई का मान 5600 निकाल रहे हो तो एक इकाई का मान कैसे निकालोगे? 5600 बटे 14। तो कितनी बार में जाएगा? तो आप कहोगे सर 14 चौके 56, तो एक इकाई का मान 400। अब एक इकाई का मान 400 आ गया तो आपसे पूछ रहा था a प्लस बी का हिस्सा ज्ञात करें। तो एक इकाई का मान 400 तो a को कितना हिस्सा मिला? तो a को मिला है 3 इकाई का, तो a को मिला 3 इकाई, तो इंटू इसमें आप 400 करोगे तो कितना आएगा? 1200। और b को कितना मिला? b को मिला 6 इकाई, तो इसमें इंटू 400 करोगे कितना आएगा? 6 चौको 2400। तो पूछ रहा है a प्लस बी का हिस्सा ज्ञात करें, तो a को मिला 1200 और b को मिला 2400। इनको आप जोड़ लोगे तो क्या आ जाएगा आंसर? तो 1200 और 2400 जोड़ोगे आप तो 4 2 6 2 1 3, तो a प्लस बी का हिस्सा आ गया 3600। इसी तरह आपसे पूछ ले c और d का हिस्सा ज्ञात करो तो आप निकाल दोगे, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि d को कितने रुपए मिले, तो भी आप निकाल दो कि एक इकाई का मान 400 तो 6 इकाई का मान कितना। आपसे पूछ सकता है केवल c को कितने रुपए मिले, तो निकाल सकते हैं आप यहां से सारे क्वेश्चन। क्लियर है? ठीक है, स्टॉप करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। ए बी और सी के खर्च का अनुपात, ए बी और सी के खर्च का अनुपात, ए बी और सी के खर्च का अनुपात क्रमशः 16:12:9 है। 16:12:9, 16:12:9, ठीक है ना। ए बी और सी के खर्च का अनुपात 16:12:9 है और उनकी कुल आय 1530 रुपये है। और उनकी कुल आय टोटल इनकम 1530 रुपये है, ठीक है ना। 1530 रुपये है। बी की आय ज्ञात करें, बी की आय ज्ञात करें अगर वे अपनी आय का 20%, अगर वे अपनी आय का 20%, 25% और 40% बचत करते हैं। अगर वे अपनी आय का 20%, 25% और 40% बचत करते हैं, ठीक है ना। एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। ए बी और सी के खर्च का अनुपात क्रमशः 16:12:9 है। अगर उनकी कुल आय 1530 रुपये है तो बी की आय ज्ञात करें अगर वे अपनी आय का 20%, 25% और 40% बचत करते हैं। ठीक है, तो बताइए इसको। 25% और 40%। देखिएगा ए जो है कितने परसेंट बचत कर रहा है? 20%। बी जो है 25% और सी कितनी बचत कर रहा है? 40%। तो अब देखो मैंने आपको बताया था 20% की वैल्यू कितनी होती है। तो 20% का भिन्न मान कितना होता है? 1/5। 25% का कितना हो जाएगा? और 40% का कितना हो जाएगा? 2/5। 2/5 ही होगा ना। ठीक। अगर ये बताओ, कह रहा है ए 20% बचाता है, ए अगर 20% बचाता है
तो खर्च कितना करता होगा? आप कहोगे 80% ना। अगर ए 100 रुपये कमाता है, उसमें से 20% बचाता है या 20 रुपये बचाता है, तो खर्च कितना कर रहा है? 80%। तो देखो, तो उसने इस बार क्या बोला है, ये बचत की बात बोल रहा है ना वो आपसे। तो आप ये बताओ कि मैं उसकी इनकम को 5 मान लूँ, उसकी आय ही 5 रुपये है, समझना इस बात को। उसकी आय कितनी है? 5 रुपये। 5 रुपये में से 1 रुपये बचा रहा है। 5 रुपये में से 1 रुपये क्या है? उसकी बचत है, ठीक है ना। 5 रुपये में से 1 रुपये बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा होगा? तो आप कहोगे सर खर्च 4 रुपये। क्लियर है? उसी तरह जब बी के पास आएंगे, बी की इनकम कितनी है? 4 रुपया, और बी जो है 4 रुपये में से 1 रुपये बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा होगा? 3 रुपये। और जब आप सी के पास आओगे, तो सी 5 रुपये कमाता है और उसमें से 2 रुपये खर्च कर देता है, तो कितना बचा रहा होगा? तो आप कहोगे सर बचा रहा होगा 3 रुपये। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? तो कह रहा है ए, बी और सी के खर्च का अनुपात क्रमशः 16:12:9 है। तो आपसे पूछ रहा है उनकी कुल आय 1530 रुपये है, तो बी की आय ज्ञात करें, ठीक है ना। तो बी की हमको आय ज्ञात करना है। देखिएगा, सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? तो ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है ना। अब ये जो 1530 रुपये है, ये इनकी टोटल इनकम दी हुई है ना। ये जो 1530 रुपये है, ये इनकी टोटल इनकम दी हुई है। अगर अब मैं यहाँ आपसे ये पूछूं कि ए बी सी की इनकम क्या होगी, ए बी और सी की इनकम क्या होगी, तो ए बी सी की इनकम कैसे फाइंड करेंगे बताइए? हमको खर्च का रेशियो इनको दिया है, ये क्या था? इनके खर्च का रेशियो है 16:12:9। तो अगर हम यहाँ पे खर्च मेंशन कर दें इनका खर्च का कि 16:12:9 है, ठीक है ना। खर्च इनका है 16:12:9, और मैं आपसे पूछूं इनकी बचत क्या होगी, तो बताइए इनकी बचत क्या होगी? इनकी बचत कैसे निकालेंगे हम? या इनकी इनकम मैं आपसे पूछूं, ए बी सी की कुछ इनकम रही होगी, तो कैसे इनकी इनकम फाइंड करेंगे बताइए? चलिए देखिएगा, तो मैंने आपसे कहा कि जो ए है, यहां से आप बातों को समझिएगा। आप जो ए है 5 रुपये कमाता है, ए 5 रुपये कमाता है और 1 रुपये बचा रहा है ना। ए जो है 5 रुपये कमाता है और 1 रुपये बचा रहा है, तो आप बताओ कितने रुपए खर्च कर रहा है? 4 रुपये खर्च कर रहा है। मतलब ए का खर्च कितना है? 4। अगर हम बी के पास आए तो बी का खर्च कितना है? बी का खर्च कितना है? 3 रुपये। और सी का खर्च कितना है? हाँ, 5 रुपये में से 2 रुपये बचा रहा, तो कितना खर्च कर रहा होगा? 3 रुपये। तो देखो, हमारे हिसाब से तो जो ए है वो 4 रुपये खर्च कर रहा है। हमारे हिसाब से ए जो है वो 4 रुपये खर्च कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना खर्च कर रहा है? 16 रुपये। हमारे हिसाब से बी 3 रुपये खर्च कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना खर्च कर रहा है? 12 रुपये। हमारे हिसाब से सी 3 रुपये खर्च कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 9 रुपये खर्च कर रहा है। तो आप कहोगे सर कि हमारे हिसाब से जो ए है वो 4 रुपये खर्च कर रहा है, ए जो है वो 4 रुपये खर्च कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 16। तो 4 इकाई का मान 16, तो 1 इकाई का मान कितना? 4। 1 इकाई का मान 4, तो ए की इनकम आपने कितनी मानी थी? 5 इकाई ना। ए की इनकम आपने मानी थी 5 इकाई, तो 5 इकाई का मान कितना हो जाएगा? 20, यही ना। तो ए की आय कितनी आ जाएगी? तो आप कहोगे सर यहाँ पे इनकी आय आ जाएगी, ए की आय कितनी आ गई? तो ए की आय आ गई 20 रुपये, ठीक है ना। उसी तरह जब हम बी का निकालेंगे तो देखो, हमारे हिसाब से बी खर्च कर रहा है 3 रुपये, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 12 रुपये खर्च कर रहा है ना। 3 इकाई का मान 12, तो 1 इकाई का मान कितना? तो आप कहोगे सर 1 इकाई का मान 4। तो बी की इनकम कितनी आ जाएगी? तो 1 इकाई का मान 4, तो बी की इनकम आपने कितनी मानी है? 4 इकाई, तो कितना हो जाएगा? 16। तो बी की इनकम कितनी आ गई? 16 आ गई। उसी तरह जब आप सी के पास आओगे तो सी हमारे हिसाब से 3 रुपये खर्च कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में कितना कर रहा है? 9 रुपये। तो सी के हिसाब में कितना हो जाएगा?
3 इकाई का मान 9, तो 1 इकाई का मान कितना 3। तो यहाँ पे सी की कितनी इनकम आ जाएगी, तो आप कहोगे सर सी की इनकम आ जाएगी 15। तो सी कितना कमाता है, 15 कमाता है। अब ये बताओ क्वेश्चन में जो 1530 रुपए दिया था, ये कुल आय ही तो दिया है ना। तो देखो यहाँ पे कितना कमाता है 20, बी कमाता है 16, सी कमाता है 15। तो इन तीनों को आप जब जोड़ोगे तो इन तीनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर इनको जब हम जोड़ेंगे तो 6 5 11, ठीक है ना। और इसको जब जोड़ोगे देखो 2 1 3 1 4 1 5, तो हमारे हिसाब से इनकी कुल आय इक्यावन आ रही है, हमारे हिसाब से इनकी कुल आय इक्यावन आ रही है। लेकिन क्वेश्चन ने इनकी कुल आय कितनी दी है, 1530 रुपए दी है। तो 51 इकाई का मान 1530, तो 1 इकाई का मान कितना, तो 1 इकाई का मान कितना हो जाएगा 1530 बटे 51 करोगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 30 बार में जाएगा। तो 1 इकाई का मान कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बी की आय याद करें ना, तो बी की आय कितनी होगी बताइए, तो बी की आय है 16 इकाई। तो 1 इकाई का मान 30, तो 16 इकाई का मान कितना, इसी के साथ मल्टीप्लाई कर लो 30 का, तो कितना आ जाएगा 6 त्रिक 18, 3 एकम में 3 1 4। तो बी की आय इतनी आ जाएगी 480 है इसका आंसर। थैंक यू। देखिएगा अभी आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और अभी आपका एमपी पुलिस का व्यापम ने कैलेंडर अपडेट किया है, जिसमें एमपी पुलिस की अभी टेंटेटिव डेट 8 जनवरी हो गई है ना। तो जिन्होंने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया होगा उनके पास भी एक बहुत अच्छा मौका है, अपनी पढ़ाई करें। और 8 जनवरी को पेपर, अभी टेंटेटिव डेट आई है, कोई कंफर्म डेट नहीं आई है, तो जनवरी तक आने में अभी टाइम है ना। तो आप 2-3 महीने में अपनी पढ़ाई अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं और आप पुलिस में सिलेक्शन ले सकते हो। उसी के साथ आपका एसएससी जीडी का भी एग्जाम है, देखिए, ठीक है ना। तो मैथ रीजनिंग सबकी सेम होनी है। हमने 3 चैप्टर आपको पढ़ा दिए हैं, परसेंटेज पढ़ा दिया, प्रॉफिट लॉस पढ़ा दिया और कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा दिया, जिसमें हमने किसी भी फॉर्मूले का यूज आपको नहीं कराया, ठीक है ना। आगे भी जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें किसी भी फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, मतलब पूरी अर्थमेटिक हम बिना फॉर्मूले के ही पढ़ने वाले हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कंसेप्ट। एग्जाम तो सब क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन आपको टाइम के अंदर क्वालिफाई करना है ना। जैसे आप एसएससी जीडी का एग्जाम दोगे तो 90 मिनट का एग्जाम है और आपको 100 क्वेश्चन आने हैं। तो देखिएगा एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन में 2 मिनट लगाओगे, 3 मिनट लगाओगे, तो आप तो फिर एग्जाम नहीं भी दो तो भी फेल हो जाओगे ना, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। आपको स्पीड मेंटेन करके चलना पड़ेगा, आपको स्मार्ट स्टडी करने की जरूरत है ना। मैथ तो सबको आती है, लेकिन 2 पेज में एक सवाल सॉल्व करोगे, वो मैथ अब काम पे तो आनी नहीं है। 10th 12th का एग्जाम नहीं है, अब कंपटीशन में जो जल्दी आंसर देगा उसी का सिलेक्शन होना है, ठीक है। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, और बेहतर कैसे बनेगी, बार बार प्रैक्टिस करने से। थैंक यू।